नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल में। दोस्तों, इस सेगमेंट में मैं करता क्या हूं, आपके सवालों के जवाब देता हूं और आपकी बात लोगों तक पहुंचाता हूं। लेकिन आज मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूं। पहला, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए सरकार ने जो रेवेन्यू का टारगेट रखा था वो 19.6 लाख करोड़ था। अब देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दिया तो सरकार पे जो एडिशनल जो बोझ था वो 1.5 लाख करोड़ का बन जाता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन चलता है। इसके अलावा जीएसटी से सरकार को हर महीने उम्मीद थी कम से कम इतना तो पैसा आएगा ही, इतनी तो कमाई हमारी होगी। लेकिन सरकार की कमाई नहीं हुई, राज्यों को उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। अपनी वीडियोस में बताता मैं रहता हूं। इसका मतलब यह है कि सरकार का रेवेन्यू तेजी से घटता जा रहा है। यह संकट आज, कल और आने वाले कल तक रहेगा अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो। सिंपल सी बात है, वो बहुत बड़ा लॉजिक भी नहीं है। अब यहां पर आपको एक बात को गंभीरता से समझना होगा। सरकार ने इससे पहले आरबीआई से 1,76,000 करोड़ रुपए लिए थे, आप सबको पता है। इसमें करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं और अब तक 1,23,414 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। तो अब तक एक साल में किए गए ट्रांसफर में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने एक बार में 52,600 करोड़ रुपए अलग से ट्रांसफर किए थे, जिसको लेकर कई सवाल उठाए गए थे और हमारा जो मीडिया था वो नेस्तनाबूद हो गया था इस खबर को देखने के बाद। अब खबर आ रही है कि जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार एक बार फिर से आरबीआई से गुहार लगाएगी और आरबीआई से 350 अरब से लेकर के 450 अरब रुपए की मांग की जा सकती है। यह स्टोरी थोड़ी दिलचस्प बन जाती है। अब इस पे नजर आपकी और मुझे बनाए रखना होगा और देखते हैं आगे क्या और निकल करके आता है। अब दोस्तों, दूसरा जो अपडेट है वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े से हमें पता चलता है कि साल 2018 में बेरोजगारी के कारण सुसाइड करने वालों के जो डाटा है वो किसानों के आत्महत्या को भी पीछे छोड़ दे रहा है। देश में बेरोजगारी की वजह से साल 2018 में ऑन एन एवरेज 35 लोगों ने रोजाना खुदकुशी की है। यानी कि हर 3 घंटे में 2 बेरोजगार लोग खुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। 2018 में 12,936 लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर के खुदकुशी की थी। ये आंकड़े बताते हैं 2018 में देश में खुदकुशी के मामले में 3.6% की हाइक है, वृद्धि है। रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारों के चलते महिलाओं से ज्यादा पुरुषों ने आत्महत्या की है। आंकड़ों को देखें तो 82% पुरुषों ने बेरोजगारी से तंग आकर के जान दे दी और बेरोजगारी के कारण खुदकुशी के मामले में पहले नंबर पर केरल आता है। केरला में 1,585 लोगों ने सुसाइड किया था। इसके बाद सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तर प्रदेश 902 उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। साल 2018 में 5,700 किसानों और 4,500 खेतीहर मजदूरों ने खुदकुशी की है। अगर 2018 की बात करें तो किसानों की खुदकुशी में 5,457 किसान पुरुष थे जबकि 306 महिलाएं थी। खेतीहर मजदूरों की बात करें तो खुदकुशी करने वालों में 4,071 पुरुष थे जबकि महिलाओं की संख्या 515 थी। किसानों की खुदकुशी के सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो महाराष्ट्र से निकल करके आते हैं। कुल खुदकुशी को 34.7% मामले महाराष्ट्र में, 23.2% कर्नाटक में, 8.8% तेलंगाना में, 6.4% आंध्र प्रदेश में, 6.3% मध्य प्रदेश में। एनसीआरबी के आंकड़े ये भी बताते हैं कि वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में, मेघालय में, गोवा में, चंडीगढ़ में, दमन द्वीप में, दिल्ली में और लक्षद्वीप में और पुडुचेरी में साल 2018 के दौरान किसी किसान खेतीहर मजदूर ने आत्महत्या नहीं की है। इस बात को भी आप जान लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब जो मैं आपको आगे बात बता रहा हूं, आप उसको मानो या ना मानो, लेकिन महसूस तो कर ही सकते हो कि आपकी आय बढ़े या ना बढ़े उससे सरकार को बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि जो आंकड़े मैं और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आज, उसको बता रहा हूं, और जो आंकड़े आ चुके हैं जैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग को देख लीजिए, वो और कुछ ही कहते हैं। यानी कि सरकार थोड़ी गंभीर नहीं है आपके प्रति। आज थोड़ा सा ध्यान देकर के इसको समझने की कोशिश करना। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही की पार्टी की जो आय है, जो इनकम है,
इतनी ज्यादा बड़ी है। अब देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया था, जिसे लेकर के मैंने रिपोर्ट भी किया था। अब सरकार की नीयत आपको समझनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपका जो हल्का फुल्का भक्तपना भी होगा ना, वो भी शायद छूमंतर हो जाएगा। नहीं भी होता है तो फिर बरनौल लगाना शुरू कर देना। राजनीतिक पार्टी के वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा मिलता है ये हम और आप जान सकते हैं, लेकिन इन पार्टियों को चंदा किसने दिया है ये मैं और आप नहीं जान सकते। यहां पर मैं आपको बताता हूं किस पार्टी को कितना पैसा इन इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू प्राप्त हुआ है, और ये आंकड़ा ऑडिट रिपोर्ट से मैं बता रहा हूं। देखिए, जो डाटा कहता है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में देश की सत्ता में काबिज बीजेपी को 1450 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड से हासिल हुए हैं, और वहीं कांग्रेस को 383 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। 2018-19 में कुल 2551 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं। इसमें सबसे ज्यादा कुल 57% हिस्सा बीजेपी को मिला है। 2018-19 के दौरान बीजेपी की आमदनी 2410 करोड़ रुपए थी, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में देखी जाए तो 135% से ज्यादा है। वहीं कांग्रेस 2018-19 के दौरान कांग्रेस को 918 करोड़ की आमदनी हुई है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 361% ज्यादा है। कांग्रेस को 15% के बॉन्ड मिले। 2017-18 में 222 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ मार्च 2018 के महीने में बिके थे। इसमें से बीजेपी को 95% का हिस्सा मिला था, जिसकी कीमत 210 करोड़ रुपए थी। अब दोस्तों, ये पूरा खेल आपको समझ में तभी आएगा जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड वाली सीरीज को देख लेंगे। अब एंड करना चाहूंगा, दीपिका पादुकोण जेएनयू के कैंपस में जाती हैं, ठीक है। दीपिका पादुकोण की फिल्म जो छपाक है उसको बहिष्कार करने की बात की जाती है, ट्विटर पे हैशटैग चलाए जाते हैं, दीपिका को एंटी नेशनल बता दिया जाता है। जब आज मैं सोशल मीडिया पे लोगों के पोस्ट देख रहा था तो लोग कह रहे थे कि दीपिका पादुकोण की जो फिल्म है छपाक वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है और पिट गई। लेकिन अगर दिमाग में भरे भूसे को निकाल करके देखें और सोचने की कोशिश करें कि वास्तविकता में ये है या नहीं है, 130 करोड़ में बनी ये फिल्म तानाजी, जिसके कास्ट, एक्शन, स्पेशल इफेक्ट से लेस ये 3D फिल्म हिंदी मराठी दोनों ही भाषाओं में बनी। ये एक कमर्शियल एंटरटेनिंग फिल्म है। तानाजी को भारत में 3880 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। तानाजी को थिएटर में सुबह के शो में देखा जाए तो 22% की ऑक्यूपेंसी मिली, रात के शो तक 57.42 की ऑक्यूपेंसी मिली। तानाजी को बाकी राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। डाटा तो फिलहाल आपको यही बताते हैं। अब बात कर लेते हैं सोशल अवेयरनेस के चलते बनाई गई फिल्म छपाक। इस पूरी फिल्म की लागत कितनी है? ये तानाजी की फिल्म की लागत से भी बहुत कम है, 30 करोड़ रुपए। छपाक के पास केवल 1700 स्क्रीन थी और तानाजी के पास, अब इसमें लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, साफ तौर पे कलेक्शन पे तो असर आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अब छपाक की जो फिल्म है उसका जो शो है, पहला शो में जो सीट ऑक्यूपेंसी थी 13% थी और रात के शो में 38% रह जाती है। आप चाहें तो छपाक बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन है वर्सेस तानाजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन कौन सी बेहतर है, क्योंकि दोनों का जोनरा ही अलग है। और देखिए, 120 करोड़ में जो मूवी बनी है 16 करोड़ कमाती है, 30 करोड़ में जो मूवी बनी है वो 4.5 करोड़ कमाती है। परसेंटेज निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी मूवी प्रॉफिट में चल रही है और कौन सी मूवी प्रॉफिट में नहीं चल रही है। दोस्तों, हर जरूरी खबर मैंने आप तक पहुंचा दी। CAA, NRC, JNU, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के ये कुछ खबरें हैं जो छुपाई दी जाती हैं, छुप जाती हैं, यू नेवर नो। अब फिलहाल मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और आप चाहें तो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो बहुत ही खुशी मुझे होने वाली है, क्योंकि आपके मेंबरशिप लेने पर, आपके पैसे देने पर थोड़ा मैं काम कर पाऊंगा अच्छे से, क्योंकि यूट्यूब के अर्निंग पे मैं अब ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। क्या तो कोई शब्द नहीं निकला। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।